तो चलिए आप सभी का स्वागत है ट्रिक्स बाई सरोज सर में। आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं, मध्यकालीन इतिहास। आपको बता दे कि अभी हम इस बुक को कवर कर रहे हैं। कौन सा बुक है? ऑल बिहार एग्जाम। जो अभी सामने कोई भी एग्जाम है, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे, कोई भी एग्जाम है ना, तो आपको ये वाला किताब रामबाण साबित होगा, क्योंकि इस बुक में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट, स्टैटिक सब कुछ दिया हुआ है। ऑल इन वन सब्जेक्ट का पूरा चैप्टर वाइज, मतलब एक एक तरह। जैसे हिस्ट्री हो गया तो हिस्ट्री का सारा क्वेश्चन एक ही तरह दिया हुआ है। तो अभी हम इसी बुक को कवर कर रहे हैं, इसका पूरा डिस्कशन भी दे रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग मध्यकालीन इतिहास खत्म कर दिए इस बुक से, और एक बिहार स्पेशल खत्म कर दिए हैं इस बुक से। तो जो बच्चे अभी तक नहीं देखे हैं तो आप इसी चैनल पे जाके एक एक वीडियो देखना आप स्टार्ट कर लीजिए, अगर आप एग्जाम निकालना चाहते हैं तो। अगर आप चाहते हैं कि हर सब्जेक्ट का पूरा रिवीजन करें, अच्छे तरीके से रिवीजन करें, एक भी प्रश्न एग्जाम में ना छूटे, तो आप इस चैनल पे सारा के सारा वीडियो को एक एक करके आप देखना शुरू कर दीजिए। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं मध्यकालीन इतिहास। प्राचीन इतिहास हम लोग खत्म कर लिए, अब हम शुरू करेंगे मध्यकालीन इतिहास। तो आपको हेडिंग बनाना है मध्यकालीन इतिहास। क्या हेडिंग बनाना है? मध्यकालीन इतिहास। चलिए हेडिंग बना लीजिए फटाफट, और कॉपी भी निकाल लीजिए, पेन भी निकालिए, और ये बुक अपने पास रखना है। जो भी बच्चे अभी तक ये बुक नहीं लिए हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और बुक के दुकान पे जाके ये वाला बुक जरूर ले लीजिए। ये मेरा पुराना वाला बुक है, अब नया वाला बुक आ गया। ये 6300 प्लस है, अब 6900 प्लस क्वेश्चन आ चुका है कि 6600 करके है। आप एक बार देख लीजिएगा। तो ये बुक जरूर अपने पास रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि जुलाई में जो बिहार पुलिस का एग्जाम होने वाला है, जो संभावित है, अगर आप चाहते हैं कि इसी बार आपका सिलेक्शन हो, तो आपको मेरा हर एक वीडियो केवल देखिएगा ही नहीं, उसको अच्छे से नोट्स भी बनाइएगा, और देखिए कि आपका तैयारी कितना अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो बिना देरी के क्लास को हम शुरुआत कर रहे हैं। रोज रोज बता देते इसलिए कि बहुत सारा बच्चा नया भी जुड़ता है हमारे साथ, तो रोज रोज इस बात को हम आपको बताते हैं। बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे कि रोज सर एक ही बात बताते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि हर दिन कोई नया बच्चा जुड़ता है ना, और उनको भी जानकारी होना चाहिए सब चीजों का। तो हेडिंग बना लीजिएगा मध्यकालीन इतिहास कहो या मध्यकालीन भारत कहो। हम लोग प्राचीन इतिहास खत्म कर लिए, अब मध्यकालीन की बारी आ गया है, ठीक है। तो चलिए हम भी निकालते हैं, आप भी निकालिए मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास आप लोग निकाल लीजिए। कहाँ है मध्यकालीन इतिहास? चैप्टर में देख लेते हैं। 27 है पेज नंबर मेरे वाला में, आप लोगों में दूसरा होगा। चलिए ये है मध्यकालीन भारत का इतिहास। क्या है? मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो चलिए हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि अकबर के शासन काल में क्या है? पहला प्रश्न क्या है बताइए। आप लोग भी अपने पास बुक रखिए, आप पढ़िएगा। अकबर के शासन काल में विद्वानों के एक समूह ने महाभारत का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया था। आपको मालूम होना चाहिए, जब मध्यकालीन भारत की बात आएगा ना, तो एक चीज जरूर आप पहले ही ध्यान में रख लीजिए। मध्यकालीन इतिहास की बात आया है तो एक चीज आप पहले ध्यान में रख लीजिएगा कि मध्यकालीन इतिहास में 2 वंश आया है। मध्यकालीन इतिहास में कितने वंश आएगा? तो 2 वंश आएगा। सबसे पहला जो वंश आएगा उसका नाम होगा दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत आएगा, सल्तनत आएगा। तो मध्यकालीन इतिहास में पहला वंश कौन आएगा? दिल्ली सल्तनत आएगा। और दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे राजा बने, बहुत सारे शासक बने, ठीक है। तो उसका एक ट्रिक होता है, दिल्ली सल्तनत के राजा को याद करने का एक ट्रिक होता है, उसके वंश को याद कराने का एक ट्रिक होता है। इसका ट्रिक है कि जिक्के तो सरल लगता है, जिक्के तो सरल लगता है, सरल लगता है। तो आपको यही ट्रिक याद रखना है कि जिक्के तो सरल लगता है। अगर आपको इतना छोटा सा ट्रिक याद है
कि जीके तो सरल लगता है, तो आपको दिल्ली सल्तनत में जितने भी वंश आए थे आप उनका नाम आसानी से याद कर पाएंगे। कहिएगा सर जी का मतलब क्या हुआ, तो जी का मतलब हुआ गुलाम वंश। तो सबसे पहले जो दिल्ली सल्तनत में वंश आया ना उसका नाम है गुलाम वंश। सेकेंड है के, तो के का मतलब होता है खिलजी वंश। कौन वंश? खिलजी वंश था। और तो जो लिखा हुआ है ना इसका मतलब होता है तुगलक वंश। कौन वंश? तुगलक वंश। और स जो है ना उसका मतलब होता है सैयद वंश। कौन वंश? सैयद। और ल जो है उसका मतलब होता है लोदी वंश। तो कुल मिला के दिल्ली जो सल्तनत था उसमें 5 गो वंश आया। अब हर वंश में अलग अलग राजा बनेगा, वो अलग बात है, वो पढ़ने का चीज है। पहले आपको इतना याद रखना है कि दिल्ली सल्तनत में टोटल मिला के कितने वंश आया। तो पहला वंश कौन है? गुलाम वंश। दूसरा खिलजी वंश। तीसरा तुगलक वंश। चौथा सैयद वंश। और पांचवा लोदी वंश। अब इसका हम सबका नहीं लेकिन शुरुआत का 3 गो वंश का अभी हम कार्यकाल बता देते हैं। कार्यकाल कि कब से कब तक गुलाम वंश चला, कब से कब तक खिलजी वंश चला और कब से कब तक तुगलक वंश चला। तो सबसे पहला पॉइंट आपको यही लिखना है गुलाम वंश। तो गुलाम वंश में आपको यही ध्यान में रखना है कि गुलाम वंश 1206 में शुरू हुआ था और 1200 आपको क्या कहते हैं 90 तक चला था। कब तक? 1290 तक। तो 1206 ईस्वी से शुरुआत हुआ और 1290 तक यही वंश चला था गुलाम वंश। और इसमें अलग अलग राजा बनेंगे, जैसे गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक आएगा, फिर उसके बाद इल्तुतमिश आएगा जो उसी का दामाद था, फिर उसके बाद रजिया सुल्तान आएगी। तो उसके बारे में हम आपको डिटेल पढ़ाएंगे। बस आपको इतना याद रखना है कि गुलाम वंश कब से कब तक चला था। तो कहिएगा 1206 से लेकर 1290, मतलब कुल मिला के 84 साल चला था। कितना साल? 84 ईयर, यानी 84 साल केवल एक वंश का राज चला, वो भी कौन? गुलाम वंश। कितना साल? 84 साल। फिर कहिएगा सर खिलजी वंश कब आएगा? तो सिंपल बात है, जब गुलाम वंश खत्म होगा और खिलजी वंश स्टार्ट हो जाएगा। तो खिलजी वंश की बात आएगा ना तो कहिएगा 1290 से लेकर 1320 तक चला था। 1290 से 1320 यानी 30 वर्ष चला था। कितना हो गया? 10 या 20, तो 30 साल ये चला था। ये कितना साल चला है? 84 साल। ये कितना साल? तो कहिएगा 30 साल। अब बारी आया तुगलक वंश की बारी। तो तुगलक वंश है ना सबसे लंबा टाइम तक चला था। ये 1320 से शुरू करेगा और 1414 तक चलेगा। आप सोच के देखिए कितना साल हुआ। 80 तो यही हो गया। 80 1320 में 80 जोड़िएगा तो 14 होगा और 14 और जोड़ दीजिएगा तो 80 और 14 94 साल चला था। तो ये तुगलक वंश सबसे लंबा कार्यकाल चला। तो परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा समय तक कौन सा वंश चला था? तो उसका नाम है तुगलक वंश। सबसे लंबा समय तक कौन? तुगलक वंश। लेकिन कहेगा सबसे कम समय तक, तो यही है खिलजी वंश, मात्र 30 वर्ष चला था। तो 2 प्रश्न आपको ध्यान में रखना है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे कम दिन तक चलने वाला वंश खिलजी वंश, लेकिन सबसे ज्यादा दिन तक चलने वाला वंश तुगलक वंश है। इसको आपको ध्यान में रखना है। अब कौन वंश का कौन राजा है क्या है तो हम आपको बताएंगे, आपको चिंता नहीं करना है। ठीक है, तो एगो ई आपको याद रखना है। और इसके बाद जैसे इसका अंतिम लोदी वंश है, अब लोदी वंश का अंतिम राजा मरेगा और उसके बाद आपको शुरू कर देगा बाबर अपना अलग वंश शुरू कर देगा जिसको बोलते हैं मुगल वंश। तो मध्यकालीन इतिहास में है ना 2 ही आदमी के बारे में पढ़ना है, एक दिल्ली सल्तनत के बारे में और एक मुगल वंश के बारे में। इतना पढ़ लेते हैं मध्यकालीन इतिहास खत्म हो जाता है ना। तो ध्यान रखिएगा, हम जो मेन जानकारी है हम आपको दिला देंगे, तो चिंता आपको नहीं करना है। तो ये वाला आप नोट कर लीजिएगा। इसमें अलग से ये 3 फैक्ट जरूर याद रखिएगा कि गुलाम वंश का कब से कब, खिलजी वंश का कब से कब, तुगलक वंश का कब से कब, और सैयद लोदी का भी हम बता देंगे। लेकिन अभी जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपके सामने है।
ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट जानकारी आपको हम पहले बता रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम मिटा रहे हैं। अगर आप नहीं लिखे होंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिएगा, या फिर हम आपको कुछ समय दे देते हैं, जल्दी से आप इसको नोट कर सकते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि हमें पढ़ाना भी है तो फटाफट निकलना है। तो चलिए इसको हम हटा रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगला लोधी वंश खत्म होगा तो मुगल वंश आएगा। कौन वंश आएगा? मुगल वंश। कहिएगा सर इसको क्यों बता रहे हैं, जरूरत पड़ेगा हमको, इसीलिए बता रहे हैं हम आपको, ठीक है। अब मुगल वंश आएगा। लोधी वंश था ना दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन, ये परीक्षा में आएगा कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था? लोधी वंश, ठीक है। उसके बाद कौन आएगा? मुगल वंश। तो मुगल वंश में कितने राजा बने? तो ट्रिक क्या है कि बहु आजा शाम हुआई। आपको यही ट्रिक याद रखना है कि बहु आजा शाम हुआई। तो ब से क्या हो गया? आपका बाबर हो गया। अब बाबर का जो बेटा था ना उसी का नाम था हुमायूं। हुमायूं का जो बेटा था उसका नाम था अकबर। अकबर का जो बेटा था उसका नाम था जहांगीर। और जहांगीर का बेटा को बोलते हैं शाहजहां। क्या जहां? शाहजहां। और औरंगजेब को बोलते हैं, और मतलब हो गया औरंगजेब। शाहजहां का बेटा है औरंगजेब। तो मुगल वंश में इतना राजा बना। बाबर बना, बाबर का बेटा हुमायूं आया, हुमायूं का अकबर आएगा, अकबर के बाद जहांगीर आएगा, शाहजहां आएगा, औरंगजेब 1707 में मर जाएगा और फिर मुगल वंश कमजोर होते होते बाद में समाप्त हो जाएगा। तो ये सब मेन मेन आदमी है मध्यकालीन इतिहास में। इस सब के बारे में अगर आप जानते हैं तो प्रश्न बन जाएगा एग्जाम में। बहुत ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है। आपको बहुत ज्यादा पढ़ना है तो आधुनिक भारत को पढ़िए। आधुनिक भारत को आपको जितना मन करता है उतना पढ़िए, लेकिन मध्यकालीन इतिहास को बहुत ज्यादा नहीं पढ़िए। केवल काम काम का बात पढ़िए, क्योंकि इससे प्रश्न अब बहुत कम कर दिया है। आधुनिक भारत से प्रश्न बहुत ज्यादा कर दिया है एग्जाम में। तो चलिए इतना जरूर ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग प्रश्न पे आ जाते हैं, क्वेश्चन पे आ जाते हैं, मध्यकालीन इतिहास का डिस्कशन पे आ जाते हैं। अब आइए, पहला प्रश्न था अकबर के शासन काल में विद्वानों के एक समूह ने महाभारत का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया। इस फारसी संस्करण को क्या कहते थे? तो इस फारसी संस्करण को बोलते थे रजनामा। क्या लिखे थे? रजनामा। तो पहला का आंसर क्या मारिएगा? ऑप्शन नंबर बी बनाइएगा, ऑप्शन नंबर बी। फटाफट इसको पहले नोट करिए और इसका डिस्कशन का भी आनंद उठाइएगा आप, ठीक है। अभी हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने वाले हैं। आप आराम से अपना पेन कॉपी सब ले लीजिए, अब मस्त तरीके से आप पढ़ाई कीजिए। तो बताइएगा अकबर के शासन काल में महाभारत का संस्कृत से फारसी में अनुवाद क्या बोला है? जब अकबर का राज चल रहा था, यहाँ पे किसका राज? अकबर का। तो क्या बोला है कि महाभारत, आपको मालूम है तो महाभारत पहले संस्कृत में था, लेकिन बोला है क्या कि संस्कृत से फारसी में बदल देना था। इससे फारसी में। तो महाभारत का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किसने किया? पहले संस्कृत में था लेकिन उसको फारसी में अनुवाद कौन किया था? तो उसका नाम लिख लीजिए। उसका अनुवाद किया था कौन? तो उसका अनुवाद किया था अब्दुल कादिर बदायूनी। अब्दुल नाम लिखिएगा, अब्दुल, क्या लिखिएगा? अब्दुल कादिर, अब्दुल कादिर और बदायूनी, बदायूनी। तो आपको यही नाम ध्यान में रखना है कि महाभारत को संस्कृत से फारसी में अनुवाद किसने किया? तो आप कहिएगा अब्दुल कादिर बदायूनी। अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। कौन किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। ये बात आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आपका प्रश्न क्या था कि अकबर के शासन काल में विद्वानों के एक समूह ने महाभारत का संस्कृत से फारसी में अनुवाद करने वाले कौन थे? तो वो थे अब्दुल कादिर बदायूनी। और वो कौन, इस फारसी संस्करण को क्या बोलते हैं? तो रजनामा बोलते हैं। जब संस्कृत से फारसी में बढ़ गया तब उसका नाम क्या हो गया? रजनामा।
रज रज्म क्या बोलते हैं उसको, क्या लिखा हुआ है, रज्मनामा बोलते हैं, रज्मनामा बोलते हैं। तो ध्यान में रखना आपको अकबर के बारे में, अकबर के समय में। और कोई पूछेगा कि महाभारत का युद्ध कितना दिन चला था, तो आप बताएंगे कि महाभारत का जो युद्ध है ना वो 18 दिन चला था। कितना दिन, 18 दिन। फिर बोलेगा महाभारत के जनक कौन है, तो आप कहिएगा वेद व्यास। कौन व्यास है, वेद व्यास। तो ये भी आपको नोट करना है। तो इस अकबर के बारे में इतना जरूर याद रखिएगा, है ना। अकबर के बारे में और क्या क्या जानते हैं, तो बुलंद दरवाजा का निर्माण कौन करवाया था, अकबर करवाया था। बुलंद दरवाजा का निर्माण कौन करवाया था, तो बुलंद जो दरवाजा है उसका निर्माण भी अकबर करवाया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था, फतेहपुर सीकरी, तो उसका भी निर्माण अकबर करवाया था। अकबर के दरबार में कितने नवरत्न रहते थे, बताइए तो, 9 रत्न। तो 9 रत्न 9 गो था। अकबर के दरबार में नवरत्न कितने थे, 9। अकबर के दरबार में नवरत्न कितने थे, 9 थे, याद रखिएगा। तो अब आइए ऑप्शन नंबर 2 में आते हैं। ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पे है। दरगाह समझते हो, हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर है, अलीगढ़ में है, रुड़की में है, दिल्ली में है, अजमेर में है। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में है। कहाँ पे है, हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है, तो कहिएगा दिल्ली में है। नोट कीजिए, हजरत निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया। तो आप निजामुद्दीन औलिया के बारे में एक बात लिखिएगा, ये जो निजामुद्दीन औलिया है, निजामुद्दीन औलिया, ये जो निजामुद्दीन औलिया है ना, इसके बारे में आपको पहला पॉइंट यही लिखना है कि निजामुद्दीन औलिया ने ही कहा था फिरोज शाह तुगलक को। किसको बोला था, फिरोज शाह गया, इसको बोला था ना, एक मिनट रुक जाइएगा, फिरोज शाह तुगलक को कि किसको बोला था, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक नहीं, गयासुद्दीन तुगलक। तो लिखिएगा निजामुद्दीन औलिया गयासुद्दीन तुगलक को बोला था, गयासुद्दीन तुगलक। लिखिएगा निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक को कहा था कि हनूज, हनूज कहते हैं भाई को, तो हनूज दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है। देखिए गयासुद्दीन तुगलक युद्ध लड़कर आ रहा था, तो बताया क्या, निजामुद्दीन औलिया के बारे में खबर पहुंचवाया कि कह दो निजामुद्दीन औलिया को कि दिल्ली खाली कर दे, क्योंकि दिल्ली में बैठा हुआ था कौन, निजामुद्दीन औलिया। और गयासुद्दीन तुगलक युद्ध लड़के आ रहा था, तो उन्होंने सूचना पहुंचवाया किसको, निजामुद्दीन औलिया को। क्या सूचना पहुंचवाया कि निजामुद्दीन औलिया को कह दो कि दिल्ली खाली कर दे। तो इसीलिए निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि गयासुद्दीन तुगलक को क्या बोला कि हनूज दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है। तो निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक को क्या बोला कि हनूज दिल्ली अभी दूर है। तो परीक्षा में सवाल आता है कि हनूज दिल्ली अभी दूर है किसने कहा, तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा। किसको कहा, तो गयासुद्दीन तुगलक को कहा। नोट कर लीजिए। ये जो निजामुद्दीन औलिया है, ये अपने समय में जब इनका ये जाप था, तो ये अपने समय में 7 गो राजा के शासन काल को ये देखा था। 7 राजा कहे तो यानी सुल्तान, पहले राजा को क्या बोलते थे, सुल्तान बोलते थे। तो निजामुद्दीन औलिया के बारे में एक फैक्ट और लिख लीजिए कि निजामुद्दीन औलिया 7 सुल्तान के शासन को देखा था इन्होंने। 7 सुल्तान, सुल्तान कहे तो राजा, तो 7 गो सुल्तान राजा बना था इनके समय। तो 7 सुल्तान के शासन काल को इन्होंने देखा था।
कौन? निजामुद्दीन औलिया। तो निजामुद्दीन औलिया ने क्या बोला कि हनूज दिल्ली अभी दूर है। किसको कहा था? गयासुद्दीन तुगलक को कहा था। हनूज दिल्ली अभी दूर है, कौन बोला? निजामुद्दीन औलिया ने बोला। किसको बोला? तो गयासुद्दीन तुगलक को बोला। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और निजामुद्दीन औलिया का एक चेला था, चेला कहे तो शिष्य। तो निजामुद्दीन औलिया का एक शिष्य था, एक चेला था। चेला बोलो या शिष्य बोलो, क्या बोलो? शिष्य बोलो। तो उसका शिष्य का नाम था अमीर खुसरो। क्या था? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो है। तो निजामुद्दीन औलिया का एक शिष्य था जिसका नाम था अमीर खुसरो। नोट कर लीजिए, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो है ना, 8 गो सुल्तान का शासन काल को देखा था। क्या सुल्तान? 8 गो सुल्तान का शासन काल को देखा था। 8 सुल्तान के शासन काल को देखा था। इनके गुरु यानी निजामुद्दीन औलिया, ये 7 गो सुल्तान के शासन देखा था, लेकिन इनका जो शिष्य था अमीर खुसरो, ये 8 गो सुल्तान का शासन काल देखा था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और यही निजामुद्दीन औलिया है। इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को बोला। किसको बोला? देखो, गयासुद्दीन तुगलक को क्या बताया? हनूज दिल्ली अभी दूर है। कौन बोला? निजामुद्दीन औलिया ने बोला। क्या बोला? हनूज दिल्ली अभी दूर है। किसको बोला? तो गयासुद्दीन तुगलक को बोला। लेकिन ये निजामुद्दीन औलिया अलाउद्दीन खिलजी को क्या बोला जानते हैं? अलाउद्दीन खिलजी को बोला, अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी को क्या बोला जानते हैं? कि मेरे घर में 10 गो दरवाजा है। मेरे घर में कै गो दरवाजा है? 10 गो दरवाजा है। मेरे घर में कै गो दरवाजा है? 10 गो दरवाजा है। आप एक गो दरवाजा से आएंगे, हम दूसरा दरवाजा से भाग जाएंगे, पकड़े नहीं करेंगे। तो इन्होंने ही बोला था कि निजामुद्दीन औलिया ने अलाउद्दीन खिलजी को बोला कि मेरे घर में 10 गो दरवाजा है, आप एक दरवाजा से आइएगा, हम दूसरा दरवाजा से भाग जाएंगे, पकड़े नहीं करेंगे। तो यही बोला था निजामुद्दीन औलिया। तो निजामुद्दीन औलिया के बारे में आपको 3-4 बात याद रखना है कि निजामुद्दीन औलिया ने ही बोला था कि हनूज दिल्ली अभी दूर है। गयासुद्दीन तुगलक को बोला था। ये 7 सुल्तान के शासन काल को देखा था और इनका शिष्य था अमीर खुसरो। गयासुद्दीन तुगलक को जानते हैं? तुगलक वंश के संस्थापक। अभी ना बोले थे तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा समय तक चला था। 1320 से लेकर 1414 तक। याद आया? ये गयासुद्दीन तुगलक के बारे में आप एक बार जान जाइएगा कि तुगलक वंश के संस्थापक, तुगलक वंश के संस्थापक कौन है? तुगलक वंश के संस्थापक कौन है? तो कहिएगा गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश के संस्थापक कौन? देखिए, आप हम बोल रहे हैं, आप लिख लीजिए। तुगलक वंश के संस्थापक कौन है? का तुगलक वंश के संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। अब तुगलक वंश सबसे लंबे समय तक चला था। सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहा। सबसे लंबा चलने वाला वंश। कब से कब तक? 1320 से 1414 तक, यानी कुल मिला के 94 साल चला था। कब तक? 94 साल चला था। तो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में क्या जाने कि तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे। आपको याद रखना है।
तो हम आगे बढ़े। अगला प्रश्न हो गया, तो 2 नंबर का आंसर कौन हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? दिल्ली में है। तो ये नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा 3 नंबर, निम्नलिखित में कौन शहर जयपुर का ऐतिहासिक महल नहीं है? वो मतलब बोला है कि कौन सा शहर है जयपुर का ऐतिहासिक महल, महल का है तो बिल्डिंग, महल नहीं है। तो आपको मालूम है कि हवा महल, तो हवा महल कहाँ है? जयपुर में है। तो जयपुर के बारे में थोड़ा बहुत जान जाइए आप। जयपुर के बारे में थोड़ा बहुत आप जानिए। पहले तो बताइए ना, जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है, जयपुर को क्या बोलते हैं बताइए तो पहले तो जयपुर का राजधानी बताइए। तो जयपुर राजस्थान का राजधानी है, सॉरी जयपुर तो खुद राजधानी है, किसका? राजस्थान का। तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। इसे जयपुर को क्या बोलते हैं? पिंक सिटी कहते हैं। कौन सिटी? पिंक सिटी कहते हैं। तो जयपुर को हम बोलते हैं पिंक सिटी। हवा महल कहाँ है? हवा महल, तो हवा महल भी कहाँ है? जयपुर में ही है। अरे हवा महल कहाँ पड़ेगा? तो जयपुर में पड़ेगा। हवा महल कहाँ पड़ेगा? जयपुर में पड़ेगा। जयगढ़ फोर्ट कहाँ पड़ेगा? जयगढ़, जयगढ़ फोर्ट। फोर्ट मतलब समझते हो ना, किला होता है। फोर्ट का मतलब होता है किला। किला क्यों बनवाया जाता था? किला बनवाया जाता था इसलिए ताकि दुश्मनों का नजर रख सके। जोधाबाई पैलेस, बहुत बढ़िया। जोधाबाई, जोधाबाई पैलेस, पैलेस कहे तो बिल्डिंगों को बोलते हैं जोधाबाई पैलेस। तो ये सब जयपुर में पड़ेगा। पिंक सिटी कहो, हवा महल कहो, जयगढ़ का फोर्ट कहो, जोधाबाई का पैलेस कहो, ये सब जयपुर का एक महल है। लेकिन कनक जो वृंदावन है ना, ये जो कनक वृंदावन, ये जो कनक जो वृंदावन है, वृंदावन है तो जयपुर में ही। कहाँ पे बताइए तो? है जयपुर में ही, लेकिन ये महल नहीं है। ये एक नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है। ये राष्ट्रीय उद्यान है। तो आपसे कोई पूछेगा कि कनक वृंदावन क्या है, तो आप कहिएगा कनक वृंदावन राष्ट्रीय उद्यान है। और नेशनल पार्क हम आपको पढ़ाए हैं, तो उसमें परीक्षा में पूछ सकता है कि कनक वृंदावन क्या है। अब बोल देगा कनक वृंदावन कहाँ है, तब बोलिएगा जयपुर में है। अब कनक वृंदावन है क्या, तो कहिएगा नेशनल पार्क है। तो ये सब तो महल था, लेकिन कनक वृंदावन एक क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा, यही हो जाएगा, क्योंकि बोला कौन? महल नहीं है। तो ये महल थोड़े है, ये राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 4 नंबर, तारीखे मुबारक शाही का लेखक यहिया सरहिंदी निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में था? तारीखे मुबारक शाही, तारीखे मुबारक शाही का लेखक यहिया सरहिंदी। तारीखे मुबारक शाही का जो लेखक था यहिया सरहिंदी, वो किसके शासन काल में थी? लोदी में, कि सैयद में, कि तुगलक में, कि खिलजी? तो चलिए इसको फटाक से आप नोट पहले कर लीजिए, अभी हम मिटाने वाले हैं। चलिए मिटा दे, मिटा देते हैं इसको हम। अगला चौथा नंबर प्रश्न को आप पढ़िएगा। चौथा नंबर प्रश्न क्या बोला है कि तारीखे मुबारक शाही का लेखक यहिया सरहिंदी किसके शासन काल में थी? तो वह सैयद वंश का था। याद आया? सबसे पहले गुलाम वंश, फिर गुलाम के बाद खिलजी वंश, खिलजी के बाद तुगलक वंश, तुगलक के बाद सैयद वंश, उसके बाद लोदी वंश। तो सैयद वंश में ये आएगा। ठीक है। 5वां नंबर, तुगलक वंश का अंतिम शासक। हम आपको बताए थे अभी तुगलक वंश के बारे में।
तुगलक वंश के बारे में अभी आपको बताए थे। तुगलक वंश ये तीसरा वंश है। दिल्ली सल्तनत का कैमा वंश? तीसरा। पहला गुलाम, दूसरा खिलजी और तीसरा तुगलक। और तुगलक वंश कब से कब? तो याद करिएगा 1320 से 1414 तक। कहेगा सर इसका संस्थापक कौन था, यानी पहला राजा कौन था? तो अभी ना पढ़े हैं गयासुद्दीन तुगलक। क्या पढ़े हैं? गयासुद्दीन तुगलक बोले हैं। लेकिन बोलेगा कि अंतिम शासक कौन था? ये तो पहला हो गया। अंतिम शासक कौन है? तो अंतिम शासक कौन हो जाएगा बताइए? तो अंतिम शासक आपका ऑप्शन नंबर क्या क्या दिया है? मोहम्मद बिन तुगलक नहीं होगा, नुसरत शाह तुगलक नहीं होगा, महमूद तुगलक नहीं होगा। तो ऑप्शन में तो हो गया इनमें से कोई नहीं। लेकिन बात आया कि सर तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन है बताइए? तो अंतिम शासक का नाम हो जाएगा नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद हो जाएगा, महमूद हो जाएगा। नोट कर लीजिए। तुगलक वंश का संस्थापक यानी पहला राजा कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद हो जाएगा, नसीरुद्दीन महमूद हो जाएगा। तो इसको याद रखना है आपको, नसीरुद्दीन महमूद। और आपको मालूम है तो सवाल में 5 नंबर में क्या दिया हुआ है कि तुगलक वंश का अंतिम शासक। तो मोहम्मद बिन तुगलक तो नहीं होगा, नुसरत शाह तुगलक नहीं होगा, महमूद तुगलक नहीं होगा। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन होगा? नसीरुद्दीन महमूद हो जाएगा। और सबसे लंबा टाइम तक यही तुगलक वंश चला था। चलिए आगे बढ़ते हैं 6 नंबर में। निम्नलिखित में से किस नगर में चार मीनार है? आपको मालूम है कि चार मीनार हैदराबाद में पड़ता है। चार मीनार कहाँ है? तो हैदराबाद में है। चार मीनार बताइए कहाँ पे है? तो चार मीनार आपका हैदराबाद में है। लेकिन इसको बनवाया कौन था? इसको बनवाने वाला आदमी कौन है? चार मीनार को कौन बनवाया? कौन बनवाया था बताइए? तो उसका नाम था कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह। तो कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण करवाया। और वो है कहाँ पे? तो हैदराबाद में है। तो इसका आंसर तो सबको पता है, लेकिन कुली कुतुब शाह किसी किसी को पता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। 7 नंबर है कि राजा सवाई जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला कहाँ स्थापित किया गया था? राजा सवाई जयसिंह के द्वारा। राजा सवाई जयसिंह, इसके बारे में थोड़ा लिखिएगा कि राजा सवाई जयसिंह। तो राजा सवाई जयसिंह ने कुछ वेधशाला का निर्माण करवाया। वेधशाला समझते हो क्या होता है? वेधशाला नहीं जानते होंगे आप लोग। तो वेधशाला का मतलब होता है क्या? जंतर मंतर। जंतर मंतर, जंतर मंतर होता है वेधशाला का मतलब। तो वेधशाला बोले या जंतर मंतर बोले, आप समझ जाइएगा कि एक ही बात है। तो वेधशाला बोले या आप बोलेंगे जंतर मंतर बोलेंगे, तो दोनों के दोनों क्या है? एक ही बात है। नोट कर लीजिएगा। वेधशाला का मतलब क्या होता है? जंतर मंतर। तो कोई बोलेगा कि भारत में कितनी वेधशाला है? भारत में जंतर मंतर कितने हैं? लिखिएगा पहला पॉइंट कि भारत में जंतर मंतर क्या हुआ है? भारत में वेधशाला बोले या जंतर मंतर बोले, तब वेधशाला कै गो है? 5 गो है। अभी भारत में वेधशाला कै गो है? तो 5 गो है। तो सर पहला वाला कहाँ बनाया गया था? तो पहला वाला वेधशाला को बोलते हैं जयपुर में बनाया गया था। कहाँ पर है? जयपुर में। तो पहला जंतर मंतर कहाँ है बताइए? तो पहला जंतर मंतर कहाँ पड़ेगा? तो जयपुर में पड़ेगा। नोट कीजिए, पहला वाला वेधशाला कहाँ है? तो जयपुर में है। इसको बनवाया था राजा
सवाई जयसिंह। इसको कौन बनवाया था? राजा सवाई जयसिंह। तो इसको राजा सवाई जयसिंह ने बनवाया था। पहला वाला कहाँ है? जयपुर में है। तो वैसे करके कई जगह पे है? तो भारत में 5 जगह पे है। एक दिल्ली में भी है, एक जयपुर में भी है, और एक दिल्ली में भी है, एक बनारस में भी है। कहाँ पे है? बनारस में भी है। एक मथुरा में भी है। मथुरा कहाँ है? मथुरा में भी है। तो जयपुर हो गया, दिल्ली हो गया, बनारस हो गया, मथुरा हो गया, और एक उज्जैन में है। कहाँ है? उज्जैन। तो एक उज्जैन हो जाएगा। उ आधा ज पूरा ज न, उज्जैन। तो भारत में कहाँ कहाँ जंतर मंतर है? 5 जगह। भारत में जंतर मंतर कहाँ कहाँ है? तो 5 जगह है। दिल्ली में है, जयपुर में है, मथुरा में है, आपको उज्जैन में है, बनारस में है। तो इतना याद रखिएगा कि जंतर मंतर को ही बोलते हैं वेधशाला। लेकिन जो पहला जंतर मंतर बना था वो जयपुर में बना था, और बनवाने वाले थे राजा सवाई जयसिंह। राजा सवाई जयसिंह। अब बाकी का कौन कौन बनवाए इतना याद करने का जरूरत नहीं है आपको। हाँ, पहला वाला को कहाँ बनवाया, किसने बनवाया, ये जरूरी है। लेकिन है कहाँ कहाँ? तो आपके सामने है। दिल्ली में है, बनारस में है, मथुरा में है, उज्जैन में है। तो जंतर मंतर वेधशाला भारत में टोटल 5 हुए हैं। आपको नोट कर लेना है। चलिए 8 नंबर प्रश्न के तरफ। 8 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो जहांगीर का मकबरा भारत में नहीं है। जहांगीर का मकबरा पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में है। तो चलिए इसको हटाते हैं। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा जहांगीर। यानी 8 नंबर में कहा कि किसका शासक का मकबरा, मकबरा मतलब कब्र, मकबरा बोलते हैं कब्र को बोलते हैं। तो जहांगीर का मकबरा कहाँ है बताइए? जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो कहिएगा लाहौर में। आपको मालूम है कि लाहौर तो पड़ता है पाकिस्तान में, तो भारत में थोड़े ना होगा। तो यही आपका आंसर हो गया। लेकिन और भी कुछ ले लेते हैं डिस्कशन। जैसे बोलेगा कि औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? तो औरंगजेब का मकबरा कहाँ है बताइए? तो औरंगजेब का मकबरा दौलताबाद में है। औरंगजेब का मकबरा दौलताबाद में है, और दौलताबाद अपना भारत में पड़ता है। फिर आएगा कि अकबर का मकबरा कहाँ है? फिर आएगा कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो अकबर का मकबरा कहाँ है बताइए? अकबर का मकबरा है सिकंदरा। अकबर का मकबरा कहाँ है? तो सिकंदरा में है। कहाँ पे है? सिकंदरा में है। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में है। और हुमायूं का मकबरा तो दिल्ली में, आपको मालूम है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। और हुमायूं के मकबरा को कौन बनवाया था? तो अकबर बनवाया था, क्योंकि बाबर का बेटा हुमायूं और हुमायूं का बेटा अकबर। तो हुमायूं का जो मकबरा है ना दिल्ली में, वो अकबर ने बनवाया था। कहाँ कौन बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। अकबर बनवाया था, याद रखिएगा। तो जहांगीर का मकबरा लाहौर पाकिस्तान में चला गया है ना। औरंगजेब का मकबरा दौलताबाद में है, अकबर सिकंदरा में, हुमायूं दिल्ली में। तो ये तीनों भारत में है, लेकिन लाहौर पाकिस्तान में है, आपको मालूम होना चाहिए। तो इसका आंसर हो गया जहांगीर हो जाएगा। 9 नंबर में आइए। मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया था? तो याद करिएगा कि मोहम्मद गोरी, देखो आपको गुलाम वंश के बारे में जानते हैं? आपको एक हेडिंग बनाइएगा, गुलाम वंश। कौन वंश? गुलाम वंश। देखिए गुलाम वंश का स्थापना है 1206 में हुआ था। गुलाम वंश का स्थापना, क्योंकि देखो दिल्ली सल्तनत में
पहला वंश कौन है? गुलाम वंश, जो 1206 से लेकर अब 1290 तक चला था। आपको बताए थे ना, पूरे 84 वर्ष चला था। तो ये जो गुलाम वंश है ना, गुलाम वंश का गुलाम नाम क्यों पड़ा? क्योंकि गुलाम वंश से पहले यहाँ पे मोहम्मद गोरी का राज था। किसका? मोहम्मद गोरी का। अब मोहम्मद गोरी है ना, एक लुटेरा था। क्या था? लुटेरा था। ये जो मोहम्मद गोरी है, ये जो मोहम्मद गोरी है, ये भारत को लूटने आया था। तब भारत को लूट के यहाँ कब्जा कर लिया था। तब मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था। गुलाम समझते हो ना, उसका काम करने वाला आदमी। तो मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसका नाम क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गोरी के गुलाम का नाम क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो हुआ क्या कि जब भारत में मोहम्मद गोरी अटैक करता है और यहाँ कुछ जगह पे अपना कब्जा कर लेता है मोहम्मद गोरी। लेकिन होता क्या है कि मोहम्मद गोरी 1206 में मर जाते हैं। 1206 में इनकी मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद गोरी का मृत्यु हो जाता है। अब चूंकि राजा तो है नहीं, मर गए, तो अब तो वंश बनाना पड़ेगा। तो इसका वंश कौन आएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने सोचा कि हमारा जो मालिक था वो मोहम्मद गोरी था और उसका हम क्या थे? गुलाम थे। तो जो अब हम वंश बनाने जा रहे हैं, अब हम राज करने जा रहे हैं, तो इसका कुछ ना कुछ नाम रखेंगे। तो उन्होंने बोला कि हम अपने नाम पे वंश का नाम नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि हम मोहम्मद गोरी का क्या थे? गुलाम थे। इसीलिए इस वंश का नाम उन्होंने गुलाम वंश से रख दिया कि भाई हम क्या है? गुलाम है। किसका? मोहम्मद गोरी का। तब मोहम्मद गोरी तो है नहीं, मर चुके हैं। तो इन्हीं के नाम पर, चूंकि हम उनका गुलाम है, तो हम वंश का नाम ही क्या रख देंगे? गुलाम वंश। इसीलिए बोला जाता है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। तो लिखिएगा, गुलाम वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? गुलाम वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? तो यही कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में ही बोला जाता है लाख बख्श, इसे बोलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या बोलते हैं? लाख बख्श की उपाधि मिला था। लाख बख्श। लाख बख्श की उपाधि किसे मिला था? तो लाख बख्श अपने आप को लाख बख्श कहता है। लाख बख्श क्यों कहते थे जानते हैं? इन्होंने लाखों रुपया दान कर देता था। ये लाखों के लाखों रुपया ये दान करते थे, इसीलिए इसे बोला जाता है लाख बख्श। आपको मालूम है कि दिल्ली में जो कुतुब मीनार है, तो कुतुब मीनार का निर्माण इन्होंने ही शुरू करवाया। देखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया। कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया? तो वही शुरू करवाया था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का निर्माण कौन शुरू करवाया? तो उसका नाम होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया। ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन कुतुब मीनार का निर्माण केवल इन्होंने शुरू करवाया, लेकिन कुतुब मीनार का पूरा करवाया किसने? यानी पूरा फाइनल बनवाया कौन? तो इसी का दामाद था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन था? दामाद था। किसका दामाद? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। तो कुतुब मीनार के निर्माण कौन करवाया? शुरू मैंने होता है ना, बनवाने का स्टार्टिंग करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन उसको फाइनल बनवा कौन दिया? इल्तुतमिश। कौन करवाया? इल्तुतमिश ने करवाया। उसको पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। तो इतना याद रखिएगा कि गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। अब गुलाम वंश का नाम गुलाम क्यों रहा? लेकिन मोहम्मद गोरी का ये क्या था? गुलाम था। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोला था? मोहम्मद गोरी के किस दास ने, दास कहे तो गुलाम, बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया था? तो वही था ना, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन एक प्रश्न लिखिएगा कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक कौन है?
तो कुतुबुद्दीन ऐबक है। लेकिन बोलेगा कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, ये परीक्षा में सवाल आया है, आप इसको नोट कर लीजिए। यहीं पर कहाँ पे लिखे कि बोर्ड मतलब स्क्रीन दिखाई देगा, हाँ यहाँ पे लिखिएगा। कहेगा कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक, तब उसी का दामाद जो इल्तुतमिश है ना, यही है इल्तुतमिश। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। अगर सवाल को गौर से पढ़ना है आपको, अगर बोलेगा कि गुलाम वंश का संस्थापक तो कहिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन बोलेगा गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक तो बोलिएगा इल्तुतमिश बोला है, इल्तुतमिश। आई कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में बनवे करेगा, अब बेचारा 1210 में मर जाएगा। मात्र कितना साल, 4 साल रहा था। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में राजा बनेगा, अब 1210 में मर जाएगा। तो लिखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में हो जाएगा, 4 साल 1210 में इसका मृत्यु हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक का। नोट कर लीजिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में राजा बनेगा और 1210 में क्या हो जाएगा, मर जाएगा। उसके बाद इल्तुतमिश अगला राजा बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। 10 नंबर, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासन काल में थी? तो अष्टप्रधान मंत्री परिषद जो था ना, वह शिवाजी के दरबार में था। अष्टप्रधान शिवाजी, अष्टप्रधान शिवाजी, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, हम मिटा रहे हैं। अष्टप्रधान किसके समय में था? तो शिवाजी के काल में था अष्टप्रधान। अष्टप्रधान समझते हो, शिवाजी के समय में है ना, शिवाजी का जब राज था तो शिवाजी के समय में एक अष्टप्रधान था। कौन था? अष्टप्रधान। अष्टप्रधान का मतलब होता है कि उनके दरबार में 8 वो मंत्री होता था, 8 वो मंत्री होता था, जो अलग अलग डिपार्टमेंट को मतलब चलाता था। जैसे आज के डेट में नरेंद्र मोदी जी का सरकार है, तो नरेंद्र मोदी जी के सरकार में बहुत सारा मंत्री है। विदेश मंत्री कोई और है, रक्षा मंत्री कोई और है, गृह मंत्री कोई और है, पर्यावरण मंत्री, शिक्षा मंत्री, महिला बाल विकास मंत्री, अलग अलग मंत्री अलग अलग डिपार्टमेंट को चला रहा है। तो शिवाजी के समय में भी एक अष्टप्रधान होता था। अष्टप्रधान कहे तो 8 वो मंत्री होता था। कै वो मंत्री? 8 वो मंत्री होता था। अब 8 मंत्री का तो नाम याद नहीं रख पाइएगा, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण नाम लिखवा देते हैं जो परीक्षा में पूछता है कि कौन से विभाग का कौन सा मंत्री था। जैसे पहला विभाग है गुप्तचर। गुप्तचर मतलब क्या होता है कि खुफिया जानकारी लेता था वो, गुप्तचर, एगो गुप्तचर। तो गुप्तचर जो विभाग था ना, गुप्तचर विभाग, उसका मंत्री था बाकिया नवीस। बाकिया नवीस, बाकिया नवीस था। बाकिया, ये कौन है? बाकिया नवीस, बाकिया नवीस था। तो गुप्तचर विभाग का मंत्री कौन था? बाकिया नवीस, जो खुफिया जानकारी इनको पहुंचाने का काम करते थे। गुप्तचर, ये आधा प है। गुप्तचर विभाग का जो मंत्री था उसका नाम है बाकिया नवीस। परीक्षा में पूछता है कि शिवाजी के अष्टप्रधान में गुप्तचर विभाग का मंत्री कौन था? तो बाकिया नवीस था। फिर बोलेगा कि डाकिया विभाग का मंत्री कौन था? डाकिया विभाग, तो डाकिया विभाग का मंत्री था चिटनिस। चिटनिस, तो चिटनिस था डाकिया विभाग का। कहेगा सेना विभाग का मंत्री कौन था? सेना, सेना विभाग, सेना विभाग का मंत्री था सरे नौबत। सरे नौबत, तो सरे नौबत था, सरे नौबत। धार्मिक विवाह का धार्मिक विभाग, धार्मिक विभाग का जो मंत्री था
उसका नाम था पंडित राव। पंडित राव। तो इतना आपको याद रखना है। 8 गो मंत्री का तो आप नहीं याद रख पाएंगे। जैसे आज के टाइम में मोदी जी के मंत्रिमंडल में 30 गो मंत्री है, आप 30 का नाम थोड़े ना याद रखते हैं, जो मेन मेन होता है उसको याद रखते हैं। उसी प्रकार शिवाजी के दरबार में 8 प्रधान होता था, 8 गो मंत्री होता था, जिसमें गुप्तचर विभाग का जो मंत्री था वो बाकिया नवीस था, और डाकिया विभाग का मंत्री चिटनिस था, और सेना विभाग का सरे नौबत था, और धार्मिक विभाग का पंडित राव था। तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इब्न बतूता 10 नंबर। इब्न बतूता पहन के जूता, याद रखना है। इब्न बतूता भारत यात्रा किसके समय में हुआ था? तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। किसके दरबार में? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार। पहले इसको नोट कर लीजिए। हम लोग आ जाते हैं 11 नंबर में। इब्न बतूता पहन के जूता, है ना, याद रखना है। इब्न बतूता, तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। इब्न बतूता, इब्न ई आधा वन, इब्न बतूता। तो इब्न बतूता किसके दरबार में? तो आया था मोहम्मद बिन तुगलक। ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था इब्न बतूता। याद करिए, हेवेनसांग किसके दरबार में आया था? हेनसांग, प्राचीन इतिहास में पढ़े हैं हेनसांग। हेनसांग एक चीनी यात्री था जो आया था हर्षवर्धन के दरबार में। हर्षवर्धन के दरबार में। एक था फाहयान। कौन था? फाहयान था। ये भी चीनी यात्री था, लेकिन ये आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। विक्रमादित्य के दरबार में आया था। याद रखिएगा, इब्न बतूता। इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? जैसे हेनसांग तो बोले हैं चीन का था। कहाँ का? फायान कहाँ का? चीन का। लेकिन इब्न बतूता मोरक्को देश का था। मोरक्को, तो मोरक्को देश का था इब्न बतूता। इब्न बतूता पहन के जूता, याद रखना है, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। याद रखना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला है 12 नंबर। रामानुजाचार्य किससे संबंधित थे? तो रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित थे। रामानुजाचार्य किससे संबंधित थे? तो विशिष्टाद्वैतवाद, ऑप्शन नंबर 3। रामानुजाचार्य कौन से द्वैतवाद थे? तो विशिष्टाद्वैतवाद थे। अब एक आध को द्वैतवाद हम आपको लिखवा देते हैं। जैसे रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित थे, लेकिन कोई बोलेगा रामानुजाचार्य किससे? बताइए तो। रामानुजाचार्य, तो ये था क्या था इसका? विशिष्टाद्वैतवाद, नहीं द्वैतवाद। तो विशिष्टाद्वैतवाद से था। लेकिन आपसे कोई पूछेगा कि आपको बोलेगा कि माधवाचार्य का संबंध किससे है? माधवाचार्य, एक माधवाचार्य है, एक है बल्लभाचार्य। एक है निम्बाचार्य। तो एक है माधवाचार्य, एक है बल्लभाचार्य, एक है निम्बाचार्य। तो निम्बाचार्य का जो जनक थे ना, वो द्वैतवाद थे। द्वैतावाद। ये क्या होगा? द्वैतावाद। अब बल्लभाचार्य का क्या होगा? शुद्ध द्वैतवाद। ये शुद्ध होगा, शुद्ध लिखिएगा द्वैतावाद। तो ये शुद्ध द्वैतावाद है। बल्लभाचार्य शुद्ध द्वैतावाद, और निम्बाचार्य द्वैतवाद, और माधवाचार्य के बारे में लिखेगा सीधे द्वैतवाद।
ये सीधे द्वैतवाद हो जाएगा। एक लिखिएगा शंकराचार्य, लास्ट शंकराचार्य, तो शंकराचार्य का होगा अद्वैतवाद, अद्वैतवाद। तो देखो वाद 4-5 गो हो गया, कै गो, 1 2 3 4 5, तो वाद कै गो, 5 गो। रामानुजाचार्य का संबंध विशिष्टाद्वैतवाद से है, रामानुजाचार्य का संबंध विशिष्टाद्वैतवाद से है, लेकिन माधवाचार्य का संबंध द्वैतवाद से है, द्वैत। लेकिन वल्लभाचार्य का संबंध शुद्ध द्वैतवाद से है, शुद्ध द्वैतवाद से है। लेकिन बोलेगा निम्बाचार्य का संबंध सीधे द्वैतवाद से है, लेकिन शंकराचार्य का संबंध अद्वैतवाद से है। शंकर भगवान है ना, ये तो अद्वैत है, अद्वितीय है ना, तो याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 13 नंबर। सल्तनत काल में अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? 13 नंबर, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सल्तनत काल में, सल्तनत का है तो दिल्ली सल्तनत बोल रहा है, सल्तनत मतलब दिल्ली सल्तनत काल में अधिकांश अमीर और सुल्तान, जैसे दिल्ली सल्तनत था ना, तो वही पूछ रहा है कि दिल्ली सल्तनत के समय में सबसे ज्यादा जो अमीर व्यक्ति था और जो सुल्तान जो राजा बनता था वो कौन से वर्ग से, मतलब कौन जाति का था? तो वो तुर्क जाति का बनता था। कौन जाति का? तुर्क जाति का। कौन जाति का? तुर्क। दिल्ली सल्तनत में जितने भी राजा बने या जितने भी अमीर व्यक्ति बने वो तुर्क जाति का था। कौन जाति का? तुर्क जाति का। तो 13 का आंसर हो जाएगा पहला। 14 नंबर, फतेहपुर सीकरी को किसने बनवाया? आपको बता दिए थे ना, फतेहपुर सीकरी को अकबर ने बनवाया, बुलंद दरवाजा को अकबर ने बनवाया, तो ये सब याद रखिएगा। लेकिन ये जो फतेहपुर सीकरी है ना, इसके बारे में एक लाइन लिखना है कि जब अकबर गुजरात विजय अभियान के लिए निकला था, जब अकबर गुजरात विजय अभियान यानी गुजरात पर विजय करने के लिए अभियान किए थे उन्होंने, तो जब गुजरात विजय अभियान से लौट रहे थे अकबर, जब गुजरात विजय अभियान से लौट रहे थे तभी उन्होंने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया, फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। अब बुलंद दरवाजा का निर्माण भी अकबर ने ही करवाया था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बीवी का मकबरा कहाँ है? 15 नंबर सवाल में क्या बोला है? बीवी का मकबरा। तो बीवी का मकबरा औरंगजेब बनवाया था। आपको मालूम है कि औरंगजेब के पिता कौन थे? शाहजहां थे। औरंगजेब के, औरंगजेब, तो औरंगजेब के पिता कौन थे? तो उनका पिता था शाहजहां। तो याद कीजिए, और शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज बेगम, शाहजहां के पत्नी का नाम, पत्नी, शाहजहां के पत्नी का नाम क्या था? तो उसका नाम था मुमताज बेगम, मुमताज बेगम, मुमताज बेगम। तो याद कीजिए, शाहजहां अपनी पत्नी मुमताज बेगम की याद में दिल्ली में, आगरा में क्या बनवा दिया? ताजमहल बनवा दिया। तो शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज बेगम के याद में क्या बनवा दिया? ताजमहल बनवा दिया। ताजमहल कहाँ है? तो आगरा में। कहाँ पे है? आगरा में है। अब ये ताजमहल जब बनवाए तो ये पूरा के पूरा संगमरमर का बनवा दिए। अब संगमरमर का बनवाए तो चूंकि राजा था शाहजहां, तो वहां का बादशाह था, राजा था, तो अपनी पत्नी की याद में ताजमहल बनवा दिए। और ताजमहल पूरे के पूरे संगमरमर का है, तो पैसा काफी ज्यादा खर्च हो गया था। ठीक है, तो औरंगजेब की जो पत्नी थी, औरंगजेब की पत्नी बोलती है कि आपके पिताजी, औरंगजेब की पत्नी बोल रही है
इसको बोल रही है औरंगजेब को कि आपके पिताजी ने हमारी सासू माँ के लिए ताजमहल बनवा दिए, यानी कि हमारे ससुर जी ने हमारी सासू माँ के लिए ताजमहल बनवा दिए, इतना मोहब्बत करते थे। तो आप बताइए कि आप हमसे कितना मोहब्बत करते हैं। तो औरंगजेब बोले कि आपसे भी हम बहुत मोहब्बत करते हैं। तो बोला कि आप मेरे लिए ताजमहल बनवा दीजिएगा। तो बोला कि ताजमहल बनवाएंगे तब ना जब तुम मरेगी, है ना। तो औरंगजेब ने पत्नी से वादा किया था कि जब तुम मरोगी तो तुम्हारे याद में भी हम क्या बनवाएंगे, ताजमहल बनवाएंगे, क्योंकि हमारे पिताजी ने हमारी माता जी के लिए भी ताजमहल बनवाए थे। तो औरंगजेब ने अपनी बीवी को बोला कि तुम जब मरेगी तो तुम्हारे याद में भी हम क्या बनवाएंगे, ताजमहल बनवाएंगे। तो जब औरंगजेब की पत्नी मरती है तो इसीलिए औरंगजेब ने अपनी पत्नी के याद में बीवी का मकबरा बनवा दिया। बीवी का मकबरा, बीवी का मकबरा बनवा दिया। मकबरा, बीवी का मकबरा को ही बोलते हैं ताजमहल का भद्दी नकल। ताज महल का भद्दी नकल, भद्दी नकल मतलब समझते हो, ताजमहल की तरह ही देखेगा बीवी का मकबरा। कभी बीवी का मकबरा तुम फोटो में देखना और ताजमहल को देखना, कोई अंतर आपको दिखाई नहीं देगा। ताजमहल को देखो और बीवी के मकबरा का फोटो देखना, कोई अंतर दिखाई नहीं देगा। आप कंफ्यूज कर जाएंगे कि कौन ताजमहल है और कौन बीवी का मकबरा है। तो बीवी का मकबरा ताजमहल की भद्दी नकल है। भद्दी नकल का है तो ताजमहल पूरे के पूरे संगमरमर का बना हुआ है, लेकिन ये बीवी का जो मकबरा है वो सेम डिजाइन का तो है लेकिन संगमरमर का नहीं है, वो बालू पत्थर का है, यानी ईटा पत्थर का बनाया हुआ है। तो लगता तो वैसा ही है लेकिन ये संगमरमर का ताजमहल है और वो संगमरमर का ताजमहल नहीं है। इसलिए इसका, चूंकि औरंगजेब अपनी बीवी की याद में बनवाया, इसलिए इसका नाम है बीवी का मकबरा, जिसे बोलते हैं ताजमहल का भद्दी नकल। ये औरंगाबाद में है। कहाँ पे है बीवी का मकबरा? कहाँ है? औरंगाबाद में है। औरंगाबाद में। तो ये भी ध्यान में रखना है कि बीवी का मकबरा कहाँ है, तो औरंगाबाद में हो जाएगा, लेकिन ताजमहल आगरा में है। और शाहजहां के बारे में लिखिएगा, शाहजहां को वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां के काल को बोला जाता है, लिखिएगा, शाहजहां के काल को बोलते हैं वास्तुकला का स्वर्ण युग बोलते हैं। वास्तुकला का स्वर्ण युग बोलते हैं। वास्तुकला का स्वर्ण युग किसे बोलते हैं? वास्तुकला का स्वर्ण युग किसे बोलेंगे? तो वास्तुकला का स्वर्ण युग शाहजहां के काल को बोलेंगे। वास्तुकला समझते हो? बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना देना। तो बड़ा बड़ा जो बिल्डिंग है, जैसे ताजमहल है, जामा मस्जिद है, तो ये जो बड़ा बड़ा धरोहर टाइप का जो घर बनाया गया था, वास्तुकला बोलते हैं। घर बनाने को कला को बोलते वास्तुकला। तो शाहजहां के समय में बड़ा बड़ा महल बनाया गया था, इसीलिए इनके समय को, इनके काल को वास्तुकला का स्वर्ण युग कहते हैं, याद रखिएगा। लेकिन अगर बोलेगा ना कि जहांगीर के काल को क्या बोलते हैं, तो चित्रकला का स्वर्ण युग कहते हैं। तो लिखिएगा कि जहांगीर के काल को बोलते हैं, जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग बोलते हैं। चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, लेकिन शाहजहां के काल को वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, याद रखिएगा। और जहांगीर के दरबार में चित्रकला का जो सबसे फेमस कलाकार था ना, जहांगीर के काल में जो सबसे फेमस चित्रकार था, उसका नाम था मंसूर। उसका नाम क्या था? मंसूर था। तो परीक्षा में आता है कि मंसूर किसके शासन काल का है,
कौन सा चित्रकार है, मतलब मंसूर जो चित्रकार है वो किसके समय का है? तो आप बोलिएगा जहांगीर के दरबार में रहता था। जहांगीर के दरबार में एक फेमस चित्रकार था जिसे मंसूर बोलते हैं। जहांगीर को चित्रकारी से बहुत ज्यादा प्रेम था, तो इनके समय में बड़ा बड़ा चित्रकारी किया गया था, बड़ा बड़ा पेंटिंग किया गया था। तो पेंटिंग का स्वर्ण युग जहांगीर के काल को, अब वास्तुकला का स्वर्ण युग शाहजहां के काल को कहा जाता है। इतना याद रखिएगा। तो चलिए 15 प्रश्न तक ही हम लोग रहने देते हैं, है ना। 15 प्रश्न को ही हम लोग रहने देते हैं। अब हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।